Hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 2 of class 12 political science, and the name of chapter is era of one party dominance. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे कि आज़ादी के बाद आप जानते हो कांग्रेस का जो था देश के अंदर बहुत लंबे समय तक शासन व्यवस्था रही, और कैसे चीज़ें आगे बढ़ी या कुछ जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ थी वो कैसे उभर कर सामने आई, या फिर कैसे कोएलिशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट सामने आया, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी. देखो, अंग्रेज़ हमें 1947 में मतलब हमने उनसे आज़ादी पा ली थी और वो यहाँ से चले गए थे. उसके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे सामने वो था डेमोक्रेटिक देश को बनाना या डेमोक्रेसी को स्थापित करना. क्योंकि आप जानते हो डेमोक्रेसी के अंदर सब इक्वल होते हैं और किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता किसी के भी बीच में. पर देश उसी वक्त कम्युनल बेस पे डिवाइड हुआ था, क्योंकि आप जानते हो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान निकला था हमारे देश में से. तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था 565 रियासतों को मर्ज करना और एक देश बनाना, और उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेटिक व्यवस्था स्थापित करना, संविधान लिखना, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा. तो बहुत सारे चैलेंज थे. तो आइए उन सब चैलेंजेस को पढ़ते हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ाद होने के बाद, इंडियन लीडर्स वर कॉन्शियस ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन एन डेमोक्रेसी. जो हमारे नेता थे उस वक्त के, उन्हें पता था कि भाई लोकतंत्र के अंदर राजनीति का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है, क्योंकि लोकतंत्र तभी चल पाता है जब समाज के हर वर्ग का राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन हो सके. तभी तो आप जानते हो हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, राइट टू चूज, वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोट है, ठीक है ना, पॉलिटिकल राइट है. दे डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज अ प्रॉब्लम. तो उस टाइम के नेताओं के लिए राजनीति एक समस्या नहीं थी, बल्कि राजनीति एक ऐसा जरिया है जिसके ज़रिए हम समस्याओं का सॉर्ट आउट कर सकते थे उस टाइम के नेताओं के लिए. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ, और याद रखना 6 दिसंबर 1946 को हमारे यहाँ पे संविधान सभा बनी थी, और 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई. तब से 26 नवंबर 1949 तक 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज लगे थे संविधान बनने में, और 24 जनवरी को इसको साइन किया गया 1950 को. 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया. एक क्वेश्चन है, आप सर्च भी कीजिएगा खुद से भी कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया है इसको. कांग्रेस से जुड़ा हुआ वाक्य है वो आप देखना, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना. एट द टाइम द कंट्री वाज बीइंग रूल्ड बाय एन इंटरिम गवर्नमेंट. तो 1950 तक, जब तक देश में इलेक्शन नहीं हुए थे, तब तक देश के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी. मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसे जनता के द्वारा चुना गया हो वो नहीं बनी थी. द कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेड डाउन द रूल्स, नाउ द मशीन हैड टू पुट इन प्लेस. तो संविधान के अंदर नियम कानून तो लिखे जा चुके थे, आप जानते हो 1950 तक तैयार हो गया था. पर अब मेन जो चैलेंज था वो क्या था, इनको लागू करना. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन जनवरी 1950 में. ये बना सुकुमार सेन, इनका नाम ध्यान रखना, कंपटीशन में पूछता है. ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और अब तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को भी चेंज करा है, वो भी आप ज़रूर पढ़ लेना, करंट अफेयर्स का हिस्सा है. द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज एक्सपेक्टेड समटाइम इन 1950 itself. तो पहले इलेक्शन हमारे देश के, पहली लोकसभा के इलेक्शन 1950 में होने थे. द इलेक्शन कमीशन डिस्कवर्ड दैट इट वाज, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जो सेंटर इसके होते हैं, क्या नाम, पंचायतों के या म्यूनसिपल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, वो स्टेट का इलेक्शन कमीशन कराता है. पर विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन कौन कराता है, या राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन कौन कराता है, सेंटर का इलेक्शन कमीशन. ये ध्यान रखना. द इलेक्शन कमीशन डिस्कवर्ड दैट इट वाज नॉट गोइंग टू बी ईजी. तो इलेक्शन कमीशन ने पाया कि भाई इतने बड़े देश के लिए इलेक्शन कराना कोई आसान काम नहीं होगा. फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना जिसके अंदर सब पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है. और स्टार्टिंग में वोटिंग एज हमारे यहाँ 21 साल थी, ये भी ध्यान रखना. इन अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज, क्योंकि 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, जहाँ की पॉपुलेशन मोर देन 50 करोड़ है उस टाइम, इतने बड़े स्केल पे इलेक्शन कराना दैट वाज नॉट अ इजी टास्क. क्योंकि रिसोर्स भी तो नहीं थे ना, सब कुछ तो वो लूट के चले गए अंग्रेज. दिस कमीशन रिक्वायर्ड द ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज.
तो सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि संसदीय क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र होता है ना, जो जैसे हर किसी का एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, तो वो बांटना पूरे देश का। जैसे इस वक्त हमारे देश में कितनी है कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा की, जहाँ पे जनता के द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, 543। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियंस थे, वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते थे, पर अब वो सीट खत्म कर दी गई है। तो प्रेजेंट में 543 है और मैक्सिमम लोकसभा सीट कितनी है, 550 है। इसको रिवाइज किया जाएगा क्योंकि ये 1971 की जनगणना के हिसाब से है। इलेक्टोरल रोल कंसिस्टिंग, इलेक्टोरल रोल किसको बोलते हैं, वोटिंग लिस्ट को, जिसके अंदर एलिजिबल वोटर्स के नाम होते हैं जो इलेक्शन में वोट डाल लेंगे, उसको इलेक्टोरल रोल बोलते हैं। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज आल्सो द फर्स्ट बिग टेस्ट डेमोक्रेसी इन अ पुअर एंड इलिटरेट कंट्री, क्योंकि जिस दिन हमें देश छोड़ के गए थे ना अंग्रेज़ हमारा, उस दिन हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो था वो सिर्फ 16% था देश का। 84% अनपढ़ लोग थे उस टाइम, और आज कितना है हमारा लगभग लिटरेसी रेट, 77.7। एक बार चेक कर लेना आप। और फीमेल कितनी थी उस टाइम पढ़ी लिखी, सिर्फ 7% फीमेल लिटरेट थी, 93% फीमेल्स इलिटरेट थी उस टाइम। तो बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि देखो रिच या रिसोर्स अवेलेबल या लिटरेट लोगों को चीज़ें जल्दी समझ आ सकती हैं, एक इलिटरेट व्यक्ति को समझानी पड़ती हैं चीज़ें। ठीक है ना, जिसने आज तक कभी इलेक्शन में वोट नहीं डाला था उसको चीज़ें समझाना, दैट वाज नॉट द इजी टास्क ऑफ दैट टाइम। टिल देन डेमोक्रेसी हैड एग्जिस्टेड ओनली इन प्रोस्पेरस कंट्रीज, उस टाइम तक लोकतंत्र जो था वो संपन्न देशों के अंदर होता था, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, जहाँ पे हर कोई लगभग लिटरेट था। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक लिटरेट देश के अंदर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिटरेट थी उस टाइम, डेमोक्रेटिक व्यवस्था स्थापित करना दैट वाज नॉट द इजी चैलेंज, पर हमारे लीडर्स ने कर दिखाया, और आज देखो हम दुनिया की एक सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी में से एक है। एट द टाइम देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, 17 करोड़, पॉपुलेशन 50 करोड़ के आसपास थी, क्योंकि इंडिया 1921 से 1950 तक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की सेकेंड स्टेज में था। 1950 के बाद हम जब इलेक्शन होने थे तब हम थर्ड स्टेज में एंटर हो गए थे, जिसमें हाई बर्थ रेट होता है और लो डेथ रेट होता है। ठीक है, और अब तक थर्ड स्टेज ही चल रही है। एट द टाइम देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हु हैड टू इलेक्ट 3200 MLA चुनने थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पूरे देश में विधायक। और आज कितने विधायक हैं पूरे देश में, 4123 MLA हैं। ठीक है, एंड 489 मेंबर ऑफ लोकसभा के मेंबर और MLA डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ये ध्यान रखना। और लोकसभा के मेंबर अब कितने हैं, 543, ओनली 15% ऑफ। और ये जो 17 करोड़ वोटर्स थे ना, इसमें से सिर्फ 15% यानी 2 या 2.5 करोड़ वोटर्स ही पढ़े लिखे थे, बाकी वोटर्स इलिटरेट थे। तो दैट वाज नॉट द इजी टास्क। अब देखो एक ये फोटो है जो अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही है, क्योंकि आपको पता है उस टाइम देश के अंदर एक ही पार्टी थी, कांग्रेस। ठीक है, और कांग्रेस का भी इतिहास 1885 में बनी थी। A.O. ह्यूम, ध्यान रखना, W.C. बैनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट, और बदरुद्दीन तैयबाजी फर्स्ट मुस्लिम और प्रेसिडेंट, और एनी बेसेंट, ये सब नाम आपको ध्यान होने चाहिए। तो ये देखिए, ये कांग्रेस लीडर्स हैं उस वक्त के। ठीक है, और एक ही पार्टी थी देश में, याद रखना। हालांकि आज तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी नेशनल स्टेट पार्टीज़ भी हैं, और फिर और मोर देन 2700 के आसपास पार्टीज़ रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास। और लोगों को पता था कि भाई जो भी इस पार्टी से खड़ा होगा वो जीतना ही है, क्योंकि अपोजिशन में कोई है ही नहीं। तो ये सब लोग, ये छोटे छोटे नेता या ये जो लोग हैं, ये हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें टिकट दे दो, क्योंकि इन्हें पता है कि टिकट मिलने का मतलब है कि कंफर्म जीत, क्योंकि उस टाइम कोई और पार्टी अपोजिशन में ही नहीं थी। और ये लीडर्स कांग्रेस के सोचे किस किस को देना है। अ कार्टूनिस्ट इम्प्रेशन ऑफ द इलेक्शन, और ये इन्होंने बनाया था। इलेक्शन कमेटी फॉर्म्ड बाय द कांग्रेस, तो ये इलेक्शन कमेटी बनी थी जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि कौन कौन कैंडिडेट खड़ा होगा कांग्रेस से 1951 के इलेक्शन में। तो यहाँ से देखते शुरू करते हैं। नेहरू जी के बराबर में मोरारजी देसाई हैं, रफ़ी अहमद किदवई हैं, डॉक्टर BC रॉय, इस तरह इन सब के नाम हैं ये। ठीक है, डॉक्टर वल्लभ पंत सबसे लास्ट पे है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसको दें टिकट, क्योंकि आपको पता है कि जीतना सब नहीं है, जो भी खड़ा होगा तो उनके लिए भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाता है।
द इलेक्शन हैड टू बी पोस्टपोन ट्वाइस, 2 बार ये इलेक्शन पोस्टपोन करने पड़े एंड फाइनली हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952 में फाइनली ये इलेक्शन हुए। क्योंकि आप जानते हो 1950 में इसलिए भी पोस्टपोन करने पड़े होंगे क्योंकि देश आज़ाद हुआ था और उधर फिर वो प्लानिंग कमीशन भी बना था। 51 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और पहला 5 ईयर प्लान भी चला जिसमें मेन रोल एग्रीकल्चर का था। तो और इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी साथ साथ चल रहा था, तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में थोड़ा सा डिले हुआ। तो 1951 से 1952 अक्टूबर से फरवरी ध्यान रखना, बट दिस इलेक्शन इज रेफर्ड टू एज द 1952 का इलेक्शन क्योंकि अधिकतर पार्ट या अधिकतर वोट इस इलेक्शन के जनवरी में पड़े थे 1952 के ईयर में। तो शुरू तो 1 अक्टूबर 1951 में हुआ था पर इसको 1952 के इलेक्शंस कहा जाता है। 6 महीने लगे इन इलेक्शंस को, कैंपेनिंग, पोलिंग मतलब होता है वोट, जिस दिन वोट डल रहे हैं उसको पोलिंग डे बोलते हैं। फिर काउंटिंग करना, क्योंकि आज तो चलिए देखिए ईवीएम है, 1 मिनट में चीज़ें काउंट हो जाती हैं, उस टाइम तो बैलेट पेपर था ना, गिनना पड़ता है कि कितने किस पार्टी के वोट हैं, फिर रिकाउंटिंग भी हो सकती है, तो सारी चीज़ें दोबारा गिननी पड़ती हैं, बहुत चैलेंजिंग था उस टाइम। पोलिंग एंड काउंटिंग टू बी कम्प्लीटेड, तो 6 महीने लग गए थे। इंडियाज जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 बिकम अ लैंडमार्क हिस्ट्री में, ये लैंडमार्क के रूप में दर्ज हुआ क्योंकि इतने बड़े डेमोक्रेटिक देश में जहाँ पे 17 करोड़ लोग वोट डाल रहे हैं और जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इलिटरेट है, दैट वाज नॉट द इजी टास्क। कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, और आप जानते हो कांग्रेस की डोमिनेंसी थी 1967 तक, 52 से 67 तक, ध्यान रखना। द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन 52, 57, 62, प्लीज रिमेंबर द ईयर्स, जिसके अंदर मेनली इलिटरेट लोगों ने वोट किया और मेनली वो लोग थे वोटर्स भी जो कांग्रेस के पक्के सपोर्टर थे उस टाइम। द 1952 इलेक्शन सो अ लार्ज मास ऑफ इग्नोरेंट एंड इलिटरेट मास रेस्पॉन्डिंग टू द इलेक्शंस, ठीक है। और जनरली क्या होता है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि लिटरेट व्यक्ति को अधिकार नहीं देना चाहिए, वोट का देना चाहिए, पर कई बार क्या होता है एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वो सारी फैक्ट्स को चेक कर सकता है, नेताओं के बारे में जो इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े हैं उनके बारे में पढ़ सकता है इन्फॉर्मेशन, तो वो एक अच्छा वोटर बन सकता है जो वेल एजुकेटेड है क्योंकि उसको चीज़ें समझ में आती हैं सारी। द इरा वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द मोनोपोली, कांग्रेस की मोनोपोली होती थी, मोनोपोली मीन्स जहाँ पे एक इंडिविजुअल होल्ड करता है चीज़ को, तो कांग्रेस वाज दैट इंडिविजुअल पार्टी ऑफ दैट टाइम एट द सेंटर अलॉन्ग विद द एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉलर अपोजिशन पार्टी, छोटी मोटी अपोजिशन पार्टी थी पर वो कांग्रेस के आसपास भी मतलब चैलेंज नहीं कर सकती थी उसको। इंडियन नेशनल कांग्रेस पहला इलेक्शन जीतते हैं, 489 में से 364 सीट, बताइए इतना बड़ा मेजोरिटी, क्योंकि मेजोरिटी मार्क तो ये 245 पे हो जाता पर इनके पास 364 थी। 364 ऑफ द 489 सीट्स एंड फिनिश्ड वे अहेड ऑफ एनी अदर चैलेंजर, और कोई पार्टी जो उसकी उनके चैलेंज में थी उससे बहुत आगे जाके कांग्रेस ने फिनिश किया। आईएनसी वॉन ड्यू टू लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट में इनका बहुत रोल था, उसकी वजह से उस टाइम इनको बहुत बड़ी संख्या में वोट पड़े और फिर उस टाइम के लीडर्स जो थे कांग्रेस के वो बहुत ही अच्छा स्टेटस सोसाइटी में होल्ड कर रखते थे, इज्जत होल्ड रखते थे। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका नाम याद रखना, ये पहली गैर कांग्रेसी पार्टी थी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, ठीक है, 16 सीटें। अच्छा फिर ये पार्टी टूटी भी, इसमें से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट निकली। अच्छा और आज के दौर में देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक नेशनल पार्टी नहीं है, पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एक नेशनल पार्टी है जो इसमें से निकली थी, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च करना नेशनल पार्टीज़ के नेम जो है विकिपीडिया पे और फिर मेरे को बताना कौन कौन सी है इंडिया के अंदर। 2 तो आप जानते हो कांग्रेस और भाजपा हो जाएगी, तीसरी और 6 के 6 बताना आप। दैट केम नेक्स्ट इन द टर्म ऑफ 16 सीट्स थी इसके पास, ये दूसरी पार्टी थी। इवन स्टेट इलेक्शन टुक प्लेस आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस, के बाद स्टेट इलेक्शंस हुए, राज्यों के अंदर हुए, पर वहाँ भी कांग्रेस जीती, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो 1956 में हमारे यहाँ 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना और फिर 1956 में हमारे यहाँ पे भाषा के आधार पे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, आप जानते हो, और 14 स्टेट्स भी बनाए गए थे क्योंकि आंध्र प्रदेश में पोती श्रीरामुलु जी हड़ताल पे बैठ गए थे ना, उस वजह से वो सब चीज़ें थी। इवन स्टेट इलेक्शन टुक प्लेस आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन एंड देयर ऑल्सो कांग्रेस इमर्ज्ड एज द विनर, सेंटर में तो ये जीती, राज्यों में भी जीती, ठीक है ना। इन ऑल द स्टेट एक्सेप्ट, लगभग हर स्टेट में जीती, पर ट्रेवनकोर, कोची,
मद्रास, उड़ीसा, वहाँ पे ये नहीं जीत पाई, पर बाद में ये वहाँ पे भी इन्होंने अपनी सरकारें बना ली थी। इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस द कांग्रेस डिड नॉट गेट द मेजोरिटी इन फ्यू केसेस, कई बार मेजोरिटी नहीं मिली तो वहाँ पे इन्होंने कोalition गवर्नमेंट बनाई, गठबंधन की। मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट, सबसे ज़्यादा केरला में इन्हें नहीं पूछा गया, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई 1957 में। ठीक है। इन द सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1957 एंड 1962 रेस्पेक्टिवली, कांग्रेस मेंटेन द सेम पोजीशन। लोकसभा में भी 3/4 सीटों से लगभग इन्होंने जीत दर्ज की 1957 और 62 के। फिर आप जानते हो पॉलिटिक्स धीरे धीरे बदलती हुई है, और देखिए 2014 के इलेक्शन में जो कांग्रेस की पोजीशन उस टाइम 1952 में थी, वो 2014 के इलेक्शन में बीजेपी की थी। तो ये कुछ है कांग्रेस डोमिनेंस जहाँ पे थी 1952 के इलेक्शन। ये आपकी बुक में भी फोटो है, देखो कांग्रेस की लाइन कहाँ तक गई सीटों की। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होगी, अच्छा वो तीसरे पे है, IND है फिर। ठीक है, ये पार्टीज वाइज है, देख लेना आप बुक में, कलर्ड फोटो है आपके। ये स्टेट होते थे उस टाइम बस। फिर आप जानते हो इनमें धीरे धीरे टूटे भी, जैसे आंध्रा में से तेलंगाना निकला है ना, तो इस तरह से। मध्य प्रदेश देखो पहले कितना बड़ा होता था, कहाँ तक आ रहा था, फिर ये भी वो हुआ डिसइंटीग्रेट। अभी थोड़ी सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। 1957 में बनी द कांग्रेस पार्टी हैड द बिटर टेस्ट ऑफ, क्योंकि केरला में इन्होंने उनको हराया था, पर देखो कांग्रेस ने क्या किया था वो भी इसमें देखना। तो इन द असेंबली इलेक्शन इन हेल्ड इन 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी वॉन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट, केरला लेजिस्लेचर में जीते। द पार्टी वॉन 60 सीट आउट ऑफ 126 में से 60 सीट्स इनको मिली, और 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने इन्हें अपना समर्थन दे दिया। तो यानी सरकार बन गई, क्योंकि 126 में से 64 पे सरकार बन जानी थी, 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने अपना समर्थन दे दिया, तो कोalition गवर्नमेंट बन गई। द गवर्नर इन्वाइटेड EMS नंबूतिरी पद, इनको बुलाया गया गवर्नर के द्वारा, द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी लेजिस्लेचर पार्टी टू फॉर्म द मिनिस्ट्री, कि आप अपनी सरकार बनाइए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा था कि किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहीं पे सरकार बनाई थी दुनिया में, वो भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में जीत कर। और देखो जैसे चाइना है, ऑटोक्रेटिक या ज़बरदस्ती तो बन सकती है, पर डेमोक्रेटिक वे में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, दैट वाज द फर्स्ट थिंग। ऑन लूजिंग पावर इन द स्टेट कांग्रेस पार्टी बिगेन अ लिबरेशन स्ट्रगल, भाई वहाँ पे विरोध शुरू कर दिया कांग्रेस ने इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ। द CPI हैड कम टू पावर इन द प्रोमिस ऑफ कैरिंग आउट रेडिकल एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स। तो CPI ने क्या कहा था कि भाई हम हर वो चीज़ करेंगे जिससे आप समझ रहे होंगे कौन सी आइडियोलॉजी बढ़े। मेनली जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं वो सोसाइटी के गरीब तबके को ज़्यादा प्रोत्साहन करती हैं। तो इन्होंने कहा कि हम हर उस तरह की पॉलिसी को लाएंगे जो समाज के उस वर्ग का विकास करे। द कम्युनिस्ट पार्टी क्लेम दैट द एजिटेशन वार लेड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन 1959 द कांग्रेस एट द सेंटर डिसमिस, पर कांग्रेस ने क्या कहा, गवर्नर, आप जानते हो गवर्नर तो राष्ट्रपति को वो कर सकता है, राष्ट्रपति शासन के लिए आर्टिकल 356 लगा दो, तो उस टाइम राज्य की सारी पावर जो होती है, राज्य की गवर्नमेंट होती है, वो डिसमिस हो जाती है आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट की पावर है ना इमरजेंसी पावर, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो गवर्नर ने उस टाइम, अब कांग्रेस ने तो भाई करना ही था कुछ ना कुछ, तो इन 1959 कांग्रेस गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी को केरला में, और आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगा दिया उस राज्य के अंदर। दिस डिसीजन प्रूव्ड वेरी कंट्रोवर्शियल, इसका बहुत विरोध हुआ, एंड वाज वाइडली सिटेड एज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द मिसयूज, और पहली बार ये सामने आया कि देखो इमरजेंसी पावर का मिसयूज हुआ। ठीक है, कई बार कर लेती है गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है इमरजेंसी पावर का, जैसे कि ये केस आपके सामने है। क्योंकि देखिए कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उस टाइम वो जनता के द्वारा चुनी गई थी, तो जब जनता उन्हें वहाँ की एक्सेप्ट कर रही है तो फिर डिसमिस का कोई मतलब नहीं बनता था। रीजन फॉर कांग्रेस डोमिनेंस, अब कांग्रेस क्यों डोमिनेट कर पा रही थी पहले 3 इलेक्शंस में, वो रीज़न क्या थे। द कांग्रेस डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो फ्रॉम 1947 to 1967, जो फैक्टर्स थे लेट अस सी।
पहला तो नेशनल मूवमेंट में इन्होंने बहुत योगदान दिया, जिसकी वजह से जनता इनको सपोर्ट कर दी थी बहुत वहाँ से। द कांग्रेस पार्टी हैड इनहेरिटेड द वास्ट एंड एनरिच्ड लेगेसी फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट से इनकी इज्जत और इनका रुतबा बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट था। करिस्मेटिक प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की तो पर्सनैलिटी उस टाइम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग थी। वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी, ठीक है ना, एक प्रॉपर सिस्टम से चलती थी। स्ट्रेटजीज बना रखी थी इन्होंने अपनी, कैसे ये आगे बढ़ाएंगे देश को या कैसे डेवलपमेंट करेंगे, और किसी पार्टी के एवज में। क्योंकि और पार्टी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थी उस टाइम, तो वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी, पर कांग्रेस उस टाइम ऐसा नहीं था। कोएलिशन गवर्नमेंट ऑफ ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक क्लासेस, इन्होंने क्या किया अपनी पार्टी के अंदर, अपनी जब ये इलेक्शंस लड़े तो समाज के हर वर्ग को रिप्रेजेंट किया, जिसकी वजह से और इनके लिए जीतना आसान हो गया था। पीजेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन ड्वेलर्स, विलेजर्स, वर्कर्स, ओनर्स, मिडिल मैन, सबको इन्होंने मर्ज किया, सबको इन्होंने अपने साथ मिलाया, तब इनके लिए जीतना बहुत आसान था। फिर इन्होंने हर डिफरेंट जो आइडियोलॉजी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी, चाहे वो एक रिलीजियस आइडियोलॉजी थी या कल्चरल, जैसी भी, उन सबको एक साथ लाए। कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी पहले 3 इलेक्शन में, क्योंकि आप देखो 1950 का प्लानिंग कमीशन, 51 का वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 51 का ही पहला 5 ईयर प्लान, 1955 कारवा कमेटी, ठीक है ना, या 56 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, या फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस उस टाइम बहुत अच्छी थी। कन्फ्लिक्ट्स और फैक्शंस को, ये फैक्शंस क्या होता है, जब एक ही ग्रुप के अंदर अलग अलग छोटे ग्रुप बन जाए, क्योंकि आप जानते हो कांग्रेस में भी 2 ग्रुप थे, तो इसीलिए कांग्रेस उनको सही से मैनेज कर पा रही थी, जिसके चलते पार्टी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, हाउ वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया वाज डिफरेंट। अब देखो इंडिया के अंदर डोमिनेंस कैसे अलग था दूसरे देशों से। जनरली दूसरे देशों के अंदर, जैसे मैं चाइना की बात करूं, तो वहाँ पे संवैधानिक प्रोविजंस के ज़रिए उनको मॉडिफाई करके पार्टी रूल करती है, या पार्टी डोमिनेट करती है, या ऑटोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन बन जाती है। पर हमारे यहाँ कांग्रेस ऐसी नहीं थी। कांग्रेस डेमोक्रेटिक वे के ज़रिए आई थी चुन के, और डेमोक्रेटिक वे में ही अपनी शासन व्यवस्था उन्होंने स्थापित करके रखी। India is not only the country to have experienced the dominance of one party, but the dominance of Congress is different. तो हमारे यहाँ पे डोमिनेंस थी वन पार्टी की, पर ये डोमिनेंस अलग थी कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से, दूसरे देशों से। इन सम कंट्रीज डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वाज एंश्योर्ड बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी। जैसे चाइना इसका बेस्ट एग्जांपल है, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना डोमिनेट कर लिया, पर वहाँ पे डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि सिर्फ एक पार्टी है, और अगर कोई और इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो CPIC से परमिशन लेनी पड़ती है, वो सब चीज़ें। इन कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सिंगल पार्टी टू रूल। वहाँ के संविधान में प्रोविज़न कर दिए गए हैं कि सिर्फ देश में एक ही पार्टी चलेगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सम अदर लाइक इजिप्ट, म्यांमार, बेलारूस ETC आर इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स की वजह से कानून ऐसा बना दिया उन्होंने कि वहाँ पे सिंगल पार्टी डोमिनेंस है। इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑल द अबव कंट्रीज, कांग्रेस एक्सरसाइज डोमिनेंस टोटली अंडर। पर हमारे देश में ऐसा नहीं था। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया था, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दैट्स वाई कांग्रेस इज एबल टू डोमिनेट दैट टाइम। Many parties contested elections in condition of free and fair elections, and yet the Congress managed to win all the elections. तो देखो कांग्रेस ने बहुत इलेक्शंस लड़े देश के अंदर, पर लगभग सभी इलेक्शन उस वक्त डेमोक्रेटिक वे में किए गए, और तभी वो जीते भी। आज भी आप देखो सेंटर में हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 2 कंसेक्यूटिव टर्म लगभग पूरे करने वाली है, और तीसरा भी शायद जीत जाए एज पर द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग सबसे बड़े होते हैं, वो जिसको चुनेंगे वो सरकार बनाएगा। पर वहीं पे देखो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कांग्रेस की पार्टी आज भी एग्जिस्ट करती है। तो ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती तो है कि देखो सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, स्टेट में अलग है ना। तो मैनी पार्टीज, ये हो गया। इट मेड द कांग्रेस द डोमिनेंस पार्टी इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम एज अपोज टू मोनोपोली। हम कांग्रेस ने मोनोपोली नहीं बनाई कि एक ही पार्टी और संविधान को सब कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, नहीं। जनता उन्हें उस टाइम चुन रही थी, और आज भी वही जनता है जो उन्हें नहीं चुन रही है सेंटर के लेवल पे। तो लोकतंत्र में जनता सबसे सुप्रीम होती है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आइए इसको देख लेते हैं। और इसमें से जो पार्टी निकली थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, वो इस वक्त एक नेशनल पार्टी है देश के अंदर।
In the early 1920s, Communist Party group emerged in different part of India, taking inspiration from the Bolshevik Revolution. क्योंकि देखो मैंने बताया था कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है जनरली, या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग समाज के उस वर्ग की बात करते हैं जिसे जनरली इग्नोर किया जाता है, मजदूर वर्ग, प्रोटेस्टेंट, ठीक है ना, जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो देखिए अच्छी चीज़ भी है, पर कई बार अगर आइडियोलॉजिकल चीज़ें वहीं तक सीमित रह जाए तब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो रशिया में होता है उससे इनकी प्रेरणा थी, एंड एडवोकेटिंग सोशलिज्म एज द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द कंट्री। और इनका ये मानना था कि सोशलिज्म क्या होता है, जिसके अंदर देश की सरकार सुप्रीम होती है और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली किया जाता है। पर अगर सोशलिज्म सबसे बढ़िया होता तो रशिया फिर टूटता ना, ठीक है ना। 1991 में आप जानते हो ना, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था, या रशिया के अंदर ही वहाँ के रीजनल डिफरेंसेस बढ़ गए थे। तो सोशलिज्म सबसे अच्छा डेमोक्रेटिक ही होता है, डेमोक्रेसी ही होती है। Unlike other non-Congress parties, the CPI had a well-oiled party machinery and dedicated cadre at the time of independence. तो और पार्टियों में इतना ज़्यादा वो नहीं था, डेडिकेशन या कह सकते हो आप मैनेजमेंट नहीं था जितना CPI में था, इसलिए तो ये केरला में सरकार बनाने में सफल रही थी उस वक्त। After the independence, the party thought that the transfer of power in 1947 was not true independence and encouraged violent uprising in Telangana. तो आज़ादी के बाद आप जानते हो जो वादा किया गया था कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को बनाया जाएगा, मतलब तेलुगु बोलने को, पर वो वादा पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि आप जानते हो 52 में तो इलेक्शन ही हुए थे देश में। तो फिर वो घटनाएं हो गई थी, मैंने बताया था ना, हड़ताल पे बैठ गए थे पोती श्रीरामुलु जी, तो उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट और इंसर्जेंस हुआ था। फिर आंध्र प्रदेश बना, फिर आंध्रा में से भी एक राज्य निकला, तेलंगाना। इन 1951 द कम्युनिस्ट पार्टी अबांडन द पाथ ऑफ वायलेंट रिवॉल्यूशन। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना ये वायलेंट रिवॉल्यूशन वाला रास्ता छोड़कर उन्होंने क्या किया कि हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे और सरकार बनाएंगे और फिर परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। सिस्टम से देखिए कभी लड़ा नहीं जा सकता, पर सिस्टम का पार्ट बनकर उसको सुधारा जरूर जा सकता है। इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन CPI को 16 सीटें मिली और सबसे बड़ी पार्टी थी ये अपोजिशन के रूप में। और आज अपोजिशन पार्टी बनने के लिए शर्त यह है 15% सीटों की, ध्यान रखना। जितने भी मान लो जैसे लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो इसका 15% जिस पार्टी पे होगा वो अपोजिशन पार्टी के रूप में उभर सकती है। 2014 से 19 तक अपोजिशन पार्टी नहीं थी कोई, क्योंकि कांग्रेस के पास उतनी सीटें ही नहीं थी लोकसभा में। द पार्टी सपोर्ट वाज मोर कंसंट्रेटेड इन आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार। इन राज्यों में कम्युनिस्ट पार्टी ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि इन राज्यों में मजदूर वर्ग ज़्यादा था ना उस टाइम। आज भी वेस्ट बंगाल और बिहार में या उस तरफ मजदूर वर्ग ज़्यादा है। द पार्टी वेंट थ्रू अ मेजर स्प्लिट, पर ये टूटी 1964, ईयर ध्यान रखना, क्योंकि द आइडियोलॉजिकल रिफ्ट बिटवीन सोवियत यूनियन और चाइना क्या आप जानते हो आइडियोलॉजिकल अलग अलग है। चाइना में टोटली वही है, और सोवियत यूनियन 1991 में भी टूटा था, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कहीं ना कहीं आने शुरू हो गए थे। तो जो द प्रो सोवियत फैक्ट था, सोवियत फैक्शन था जो through a major split in 1964 following the ideological rift between सोवियत यूनियन और चाइना के। आप जानते हो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजिकल अलग अलग थी, तो उसी बेस पे इंडिया की जो CPI थी वो भी टूटी। जो प्रो सोवियत फैक्शन था उनके वाली थी, वो उनके आइडियोलॉजी को मानती थी, उसे हम CPI कहते थे। पर जो दूसरे थे वो CPIM मार्क्सिस्ट। बोथ दीज पार्टीज कंसिस्ट टू एग्जिस्ट, आज के दौर में ये है, पर CPIM एक नेशनल पार्टी है इंडिया में आज के समय में। टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस, लेट अस सी कैसे कई बार क्या होता है, फैक्शन क्या होता है, एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे अलग ग्रुप बन जाना। तो फर्स्टली कोalition accommodates all those who join it, therefore it has to avoid any extreme position and strike a balance on almost all issues। तो क्या होता है, जो कोएलिशन होता है, गठबंधन होता है, उसके अंदर अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग, अलग अलग फैक्शंस के लोगों को मर्ज किया जाता है और एक कॉमन आइडियोलॉजी बनाई जाती है, और एक पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के कॉमन इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दिया जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है, क्योंकि मान लो आपकी आइडियोलॉजी अलग है पर गठबंधन करना ज़रूरी है, सरकार चलानी है, तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एंड इंक्लूसिवनेस आर द होल मार्क, तो ये होल मार्क है, ये करना पड़ेगा। इंक्लूसिवनेस मतलब दूसरी आइडियोलॉजी वालों को आपको अपने साथ इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आप गठबंधन कर रहे हो, ठीक है।
विच पुट्स द डिफरेंस एंड, तो जो आपके और उनके बीच अंतर होते हैं फिर वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अपोजिशन इन डिफ़िकल्टी। इन अ पार्टी दैट हैज़ द नेचर ऑफ कोalition देयर इज़ अ ग्रेटर टॉलरेंस, तो जो गठबंधन की सरकार होती है उसमें टॉलरेट करना पड़ता है एक दूसरे को। जैसे बिहार में देख लो या महाराष्ट्र में देख लो, जहाँ पे भी कोalition वाली गवर्नमेंट है आज के दौर में, देयर इज़ ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस, तो जो पार्टी के अंदर दो पार्टियों में डिफरेंसेस होते हैं उनको मतलब दूर रखना होता है और आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार चलानी होती है। डिफरेंसेस एंड एम्बिशंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड लीडर्स आर अकोमोडेटेड, ठीक है। और जो अकोमोडेटेड का मतलब जो अलग अलग लीडर्स या अलग अलग लोगों के बीच में आइडियोलॉजिकल चीज़ें थी उन सबको दूर रख के एक कॉमन गोल पे काम करना होता है। द कांग्रेस डिड बोथ दीज थिंग्स, कांग्रेस ने सब किया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, और ये आज़ादी के बाद भी उन्होंने किया, तभी उनके लिए बहुत आसान था इलेक्शंस को जीतना। द ग्रुप इनसाइड द पार्टी आर कॉल्ड फैक्शंस, ये तो आप समझिए कि एक पार्टी के अंदर जो अलग अलग ग्रुप होते हैं उनको फैक्शंस बोलते हैं। भारतीय जनसंघ, ये आप जानते हो बाद में क्या बनी ये पार्टी, और भारतीय जनसंघ का उस टाइम का लोगो ये था। द भारतीय जनसंघ वाज फॉर्म इन 1951 विच श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये बनाई थी, ठीक है। वो इनके इस पार्टी के भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इट एम्पेसाइज्ड द आइडिया ऑफ वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन, इस पार्टी की आइडियोलॉजी थी। एंड बिलीव दैट द कंट्री कुड बिकम मॉडर्न, और इनका ये मानना था कि कंट्री मॉडर्न तभी हो सकती है, प्रोग्रेसिव तभी हो सकती है जब इंडियन कल्चर या इंडियन ट्रेडिशन इसका बेस हो और ये एक स्ट्रॉन्ग वे में आगे चले, ठीक है। द पार्टी कॉल्ड फॉर अ रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, अखंड भारत वाला कंसेप्ट दिया गया, ठीक है, कि हम पाकिस्तान को भी अपने में ही मर्ज करेंगे। द पार्टी वाज इन फोर फ्रंट ऑफ द एजिटेशन टू रिप्लेस इंग्लिश विद हिंदी, और ये पार्टी इंग्लिश को हिंदी के साथ रिप्लेस करना चाहती थी देश के अंदर एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। पर आप जानते हो हमारे यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 343 में इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे भी यूज़ होती है। एंड वाज ऑल्सो अपोज टू ग्रांटिंग ऑफ कंसेशन और टू रिलीजियस एंड कल्चर माइनॉरिटीज़ के को अपोज में थी, ये उनको कंसेशन देने में, क्योंकि हमारा संविधान आप जानते हैं आर्टिकल 29 और 30 रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़ को कंसेशन देता है, तो ये उसके विरोध मतलब अपोज में थी। पर भारतीय जनसंघ को 1952 के इलेक्शन में 3 सीटें मिली और 1957 के इलेक्शन में 4 सीट मिली, तभी तो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को इनसे ज़्यादा मिली थी उस टाइम। द भारतीय जनता पार्टी ट्रेसेस इट्स रूट्स टू भारतीय जनसंघ की ही आइडियोलॉजी पे आधारित है भारतीय जनता पार्टी। पर भारतीय जनता पार्टी आज के दौर में जो काम कर रही है वो एक डेमोक्रेटिक वे में कर रही है, और देखिए हमारा देश कितना तरक्की भी कर रहा है, ठीक है। इंडिया, क्योंकि क्या होता है देखिए, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, आपको पता है, इतने बड़े देश को चलाने के लिए कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत होती है। आई पर्सनली बिलीव कि हमारे जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री जी हैं, ही कैन लीड एंड ही हैव द एबिलिटी टू लीड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। इंडिया हैड अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उस टाइम बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी हमारे देश के अंदर। अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे एक फ़ोटो दिख रहा है आपको इसमें, और ये प्रेजेंट की सिचुएशन से भी जोड़ लेना आप, ये लोग लीड कर रहे हैं और ये सब लोग एक साथ आ गए इनको गिराने के लिए, और आज भी ऐसा ही हो रहा है, आपके सामने है जो 2 ग्रुप बने हैं, ठीक है, वो आपके सामने है सब। तो कहने का मतलब क्या है कि कई बार अपोजिशन कोशिश करता है, पूरी चीज़ आन लगा देता है रूलिंग पार्टी को गिराने के लिए। तो इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा, एज अ डेमोक्रेटिक इसके पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी है। दो दीज पार्टीज डिड नॉट हैव मच इलेक्टोरल गेन, दे वर क्वाइट वाइब्रेंट। अब इनके पास इतना ज़्यादा वोट तो था नहीं, इन सब के पास मेन तो वोट उस टाइम कांग्रेस को पड़ता था। मोस्ट ऑफ दीज पार्टीज हैड बीन एक्टिव बिफोर 1952 ओनली, से पहले तो थी पर उसके बाद ही ख़त्म हो गई थी लगभग। Some of these parties played an important role in the politics of the country in the 1960s और 70s में कुछ पार्टी ने रोल प्ले भी किया, पर उसके बाद से तो आप जानते हो सेंट्रल लेवल पे 2 ही हैं आज के दौर में, भाजपा और कांग्रेस। तो एक टोकन रिप्रेजेंटेशन होता है, टोकन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, बहुत छोटी संख्या में मतलब पार्टीज अपना रिप्रेजेंटेशन करती हैं गिनी चुनी सीटों पे,
सस्टेन्ड एंड प्रिंसिपल अपोजिशन। जो अच्छी अपोजिशन पार्टी होती है वो धैर्य से या मतलब डट कर रूलिंग पार्टी के को मतलब रोकने की कोशिश करती है या उनको हराने की कोशिश करती है। ग्रूम फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स, इन आंदोलन से या इन सब से धीरे धीरे जो अच्छे नेता थे उस वक्त के वो भी सामने उभर के आए। म्यूचुअल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन लीडर ऑफ कांग्रेस एंड अपोजिशन लीडर्स, जो इनके साथ गठबंधन में थे उनके साथ मिलके इन्होंने मतलब कि अच्छे से सरकार चलाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो ये देखो एक टग ऑफ वॉर हो रहा है, मैं इसको टग ऑफ वॉर 29 अगस्त 1954 इन अ कार्टूनिस्ट impression of the relative strength of the opposition and the government sitting on the tree are Nehru and his cabinet। बैठी है पेड़ के ऊपर, trying to topple the tree are opposition leaders A.K. गोपालन, आचार्य कृपलानी, N.C. चटर्जी, ये सब लीडर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इस रूलिंग पार्टी को गिरा दें। ठीक है, और याद रखना रूलिंग पार्टी तभी गिरती है जब गठबंधन होता है, क्योंकि कोalition में ही आना पड़ता है ना सरकार को, तभी चीज़ें फिर आगे चलती हैं। तो कंक्लूजन कुल मिला के ये है कि कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंसी ज़्यादा थी और उनका रोल भी ज़्यादा था इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में। पर कई बार आप जानते हो जो सोसाइटी होती है वो अपना व्यू भी बदलती है, तो फिर और पॉलिटिकल पार्टी मर्ज होती हैं और चीज़ें फिर आगे बढ़ती हैं। Thus the first phase of democratic politics in our country was quite unique। पहला अच्छा था, पहला फेज 1952 या 56 वो सब या 62। The inclusive character of the national movement lead to the Congress enable it। नेशनल मूवमेंट में इतना अच्छा योगदान देने की वजह से कांग्रेस को इतनी ज़्यादा उस टाइम सपोर्ट था, पब्लिक का सेक्शन, हर समाज का ग्रुप इंटरेस्ट इसको सपोर्ट करता था उस टाइम, इसकी आइडियोलॉजी को। द की रोल ऑफ द कांग्रेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल दस गिव इट हेड स्टार्ट ओवर। तो इसीलिए उनके पास एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा रोल प्ले किया था ना आज़ादी के उसमें, तो प्लस पॉइंट था आसानी से देश के लिए मतलब शुरू करना अपनी पार्टी को या चीज़ों को आगे बढ़ाना। तो ये एक फ़ोटो है आपकी बुक में, लीडर्स हैं इसमें, नेहरू जी की कैबिनेट है आफ्टर स्वेयरिंग द शपथ लेने के बाद। इंदर चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी जी पहले गवर्नर जनरल बने थे और याद रखना आखिरी भी यही थे, क्योंकि एक ही इंडियन गवर्नर जनरल बना था और आखिरी भी यही थे। तो श्री राजगोपालाचारी जी का नाम याद रखना 1948। लेफ्ट टू राइट, ठीक है। रफ़ी अहमद किदवई, ये सब लोगों के नाम आप देख लेना, ठीक है। ये फ़ोटो है आपके बुक में, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, ठीक है। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं। तो दीज आर द क्वेश्चंस, आप इनकी प्रैक्टिस करना, ये आपकी बुक में भी दे रखे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली होंगे, ठीक है। और इस चैप्टर के नोट्स के साथ साथ अब आपको बुक की रीडिंग ज़रूरी करनी है, क्योंकि देखिए नोट्स के अंदर हर चीज़ तो नहीं डाली जा सकती, तो इसलिए आप बुक की रीडिंग ज़रूर करना और एक अच्छा सा सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना। इस देश को अच्छा बनाइए, समाज को अच्छा बनाइए और अपना अस्तित्व समाज में स्थापित कीजिए। बहुत मेहनत कीजिएगा जीवन में, खूब आगे बढ़िए, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को समाज में प्राउड फील कराइएगा, ठीक है। और स्वस्थ भी रहना है साथ में, ठीक है स्टूडेंट्स। धन्यवाद।